स्टडी विद देवली में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पशुपालन के अंतर्गत कुक्कुट पालन और मधुमक्खी और मछली पालन, मत्स्य पालन पर हम बात करेंगे। उसके संबंधित प्रश्न कुछ आपको बीच में बताता रहूँगा, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसकी पहली वीडियो मैंने बनाई थी, पिछली वीडियो आपने देखी नहीं है तो आपको देखिए, आप देखिए उसको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हूँ, आप उसको देखिए, थोड़ा इसमें समझ पाएंगे, ठीक है। इसके वस्तुनिष्ठ इसमें नहीं हो पा रहे, आपको मैं केवल वीडियो के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। इसके वस्तुनिष्ठ हम लास्ट में कर लेंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो इसकी अंतिम वीडियो होगी जो यूनिट 1 है। इसके बाद हम इसके वस्तुनिष्ठ करेंगे, ठीक है, वो भी एक वीडियो होगी। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुक्कुट पालन। कुक्कुट पालन को मुर्गी पालन भी कहते हैं, कुक्कुट पालन को मुर्गी पालन भी कहते हैं, ठीक है, कुक्कुट पालन। तो देखिए कुक्कुट पालन में क्या क्या हमने पढ़ना है और क्या इसमें हम एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखना, भारतीय जो किसान है, भारतीय अर्थव्यवस्था में मुर्गी पालन का विशेष योगदान है। कुक्कुट पालन में केवल मुर्गियां ही नहीं आती हैं, बल्कि इसमें बतख हो गया, कबूतर हो गया, बटेर हो गया इत्यादि। लेकिन ध्यान देना, मुर्गी का जो हिस्सा है कुक्कुट पालन में वो 90% है, ठीक है, जो मुर्गी का हिस्सा है। क्योंकि मुर्गी को 2 उद्देश्यों से प्राप्त किया जाता है, सॉरी पाला जाता है। 90% मुर्गी की हिस्सेदारी है कुक्कुट पालन में, एक तो मांस के लिए और एक अंडे देने वाले पशु, सॉरी जानवर के लिए, ठीक है, अंडे देने वाले में। तो आपको पहले पता होना चाहिए, मांस के लिए और अंडे देने वाले 2 अलग अलग प्रकार के होते हैं मुर्गियां, और हम दोनों प्रकार के पालन करते हैं। अंडे के लिए किसे करते हैं, मांस के लिए किसे करते हैं, ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा। तो भारत और विश्व में मुर्गी की या मुर्गियों की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं, ठीक है, भारत और विश्व में मुर्गी की अनेक प्रजातियां पाई जाती हैं। सबसे ज्यादा आप सुनते भी रहेंगे और जो आप सुन रहे हैं उसको आप लिखते भी रहिए। सबसे ज्यादा मुर्गियां अमेरिका में होती हैं, ठीक है, सबसे ज्यादा मुर्गियां अमेरिका में होती हैं। भारत 5वें नंबर पर है, ठीक है, भारत 5वें नंबर पर स्थान रखता है। सबसे ज्यादा अंडा उत्पादक देश भी कह सकते हैं आप, 5वें नंबर पे हैं, और मुर्गियां यहां पर कम है अन्य देशों के मुकाबले, ठीक है। तो पहले ये फैक्ट आप याद रखिए, भारत विश्व में 5वां स्थान रखता है, ठीक है, भारत विश्व में 5वां स्थान रखता है, ये आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए, तो मांस के लिए कौन सी मुर्गियां पाली जाती हैं? मांस के लिए पाई जाती है फ्रेंड्स ब्रॉयलर। ब्रॉयलर आप याद रखिए, आ सकता है एग्जाम में, ठीक है, ब्रॉयलर भी आप कह लीजिए, ब्रॉयलर कह लीजिए इसको, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अंडे के लिए पालते हैं लेयर, ठीक है, अंडे के लिए लेयर किस्म की मुर्गियां पाली जाती हैं, दोनों के अलग अलग काम है, ठीक है। तो अंडे और ब्रॉयलर अलग अलग हैं, इनकी किस्में, ठीक है। आप एक ही मत समझना कि जो मुर्गी मांस के लिए है वो अंडे के लिए हो, ये आवश्यक नहीं है। तो आपने फैक्ट ये नोट कर लिया होगा। अब अगर बात करें फ्रेंड्स की देसी नस्लें कौन सी हैं, तो देसी नस्लों में एक इंपॉर्टेंट आप याद रख लीजिए, एसिल, जो कि इमेज में भी आपको दिखेगा, एसिल। और विदेशी में बात करें, विदेशी नस्ल में बात करें तो लेग हॉर्न, व्हाइट लेग हॉर्न, ठीक है, व्हाइट लेग हॉर्न विदेशी नस्ल है, इंपॉर्टेंट है। सबसे ज्यादा अंडे विश्व में व्हाइट लेग हॉर्न देती है, ये नस्ल है। जैसे हमने गाय की नस्ल पढ़ी, भैंस की पढ़ी, उसी प्रकार मुर्गी की नस्ल भी हमने पढ़ी है, ठीक है, देसी और विदेशी। हालांकि और भी है, लेकिन इंपॉर्टेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और इससे ज्यादा वैसे पूछेगा नहीं, वो हमें ज्यादा पढ़ने की आवश्यकता इसमें नहीं है, ठीक है। तो ब्रॉयलर और लेयर आप समझ गए होंगे। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एसिल और लेगहॉर्न का संकरण कराया जाता है। संकरण जैसे हमने कल बताया था, सिंधी का कराया था, रेड सिंधी इंडियन, और किसका कराया था, जर्सी का। तो जर्सी सिंधी एक नई गाय बनी। तो उसी प्रकार इन दोनों का संकरण करके एक हमने ऐसी मुर्गी तैयार की है। किसने? संकरण करके देसी और विदेशी एसिल और लेगहॉर्न को। क्यों ऐसा कर रहे हैं? ताकि ऐसी मुर्गी बने या ऐसे चूजे विकसित हों जो उच्च ताप सहन कर पाए, उच्च ताप सहन कर पाए, ठीक है, उनमें कोई रोग ना लगे, ठीक है। तो एक ऐसे इनका संकरण करा के हम मुर्गियों को पालते हैं, ठीक है, इनका संकरण करा के मुर्गियों को हम पालते हैं, ठीक है। संकरण का जो नाम तो उन्होंने दिया नहीं है, लेकिन केवल संकरण आप पढ़ लीजिए कि इनका संकरण हो सकता है, ठीक है। एसिल और लेगहॉर्न का क्लियर हो गया। अब इसमें आप कुछ चीजें याद रखेंगे, कुछ चीज जैसे मैंने आपको बता दिया, भारत विश्व में 5वें नंबर पर है अंडा उत्पादक में, पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट आप लीजिए, एशिया में अंडों की टोकरी, एशिया में अंडों की टोकरी किसको कहते हैं फ्रेंड्स? एपी को कहते हैं, आंध्र प्रदेश। एशिया में अंडों की टोकरी कहते हैं फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश को, इंपॉर्टेंट है। एशिया में अंडों की टोकरी आंध्र प्रदेश। फैक्ट लिख लीजिए आप इसमें जो आ सकते हैं, हालांकि इसको वस्तुनिष्ठ में भी करेंगे, लेकिन आप यहां पर समझ जाइए, ठीक है। पोल्ट्री ट्रेनिंग
संस्थान ये बना है फ्रेंड्स हिसार घाटा में, हिसार घाटा, और ये पड़ता है बेंगलोर, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर में। ठीक है, तो ये प्रश्न आपको पूछ सकता है, वो इससे एक्स्ट्रा भी आएंगे, लेकिन ये कम से कम आपको आना चाहिए। ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मुर्गी का एक वैज्ञानिक नाम लिख लीजिए आप, गैलस डोमेस्टिकस। ये सारे हम अभी पढ़ेंगे वस्तुनिष्ठ में। ठीक है, वस्तुनिष्ठ में हम गाय के, भैंस के, मुर्गी के, सबके हम पढ़ेंगे, लेकिन जो अभी आपको इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा है बताने चाहिए वो इंपॉर्टेंट आप लिख लीजिए। तो कुक्कुट पालन के अंतर्गत आपने इन बातों का विशेष ध्यान रखना है। ठीक है, इनमें बीमारियां भी लगती हैं, हालांकि बीमारियां हमने पढ़ी नहीं अभी, बीमारियां भी लगती हैं। ठीक है, तो बीमारियां, मुर्गी में एक खतरनाक बीमारी है रानीखेत बीमारी, ध्यान रखिए, इसको आप याद कर लीजिए यहीं पर। रानीखेत बीमारी लगती है वायरस से। ठीक है, मुर्गी में रानीखेत बीमारी, और ये माना गया कि उत्तराखंड के रानीखेत में बीमारी का पता लगा था। ठीक है, उत्तराखंड के रानीखेत में इस बीमारी का पता लगा था, जिसके कारण इसका नाम रानीखेत बीमारी पड़ा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वायरस से होता है, आगे हम इसको पढ़ेंगे। अभी हमने गाय, भैंस और अन्य जानवरों की बीमारियां भी पढ़नी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, तो कुक्कुट पालन में आप इन बातों का ध्यान रखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, तो इसको आप नोट कर लीजिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन, एक फैक्ट और लिख लीजिए आप यहां पर, भारत में केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, ध्यान रखिए, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। ये इज्जतनगर में है। ठीक है, इज्जतनगर पड़ता है बरेली में, उत्तर प्रदेश। ये मुर्गी पालन के लिए, ये मुर्गी पालन को विकसित करने के लिए इसकी स्थापना की गई है। आप इसको नोट कर लेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो ये इज्जतनगर, जिला बरेली और स्टेट उत्तर प्रदेश। ठीक है, एक और आप नोट कर लीजिए, मुर्गी द्वारा अंडा देना लेइंग कहलाता है, लेइंग प्रोसेस, लेइंग, अंडे देने की प्रक्रिया को लेइंग कहते हैं, और अंडे से बच्चे निकालने की प्रक्रिया को हैचिंग कहते हैं। थोड़ा इसको आप नोट कर लीजिए, अंडा देना लेइंग, बच्चे देना लेचिंग, हैचिंग, सॉरी, लेइंग हैचिंग। जब अंडे से बच्चे निकलते हैं तो उसे हैचिंग कहते हैं, और अंडा देने को लेइंग कहते हैं। ठीक है, केंद्रीय अनुसंधान संस्थान का है फ्रेंड्स, इज्जतनगर बरेली में, हमने पढ़ दिया, इंपॉर्टेंट है। ध्यान रखिए, मुर्गी की देसी नस्ल है एसिल और विदेशी है लेगहॉर्न। विदेशी में एक और पूछ देगा, न्यू हैम्पशायर, तो ये अमेरिकन नस्ल है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि अमेरिका में एक जगह है न्यू हैम्पशायर, इंपॉर्टेंट है। लेगहॉर्न के बाद इसका नंबर है, लेगहॉर्न सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी है विश्व की। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर दीजिए। ये फैक्ट जो एग्जाम के लिए से इंपॉर्टेंट है, अभी वस्तुनिष्ठ में और अच्छा आपको आएगा, क्योंकि इसमें आपको केवल ये बता रहा हूं कि कौन सी मुर्गी है। समझ के लिए आपको पता होना चाहिए कि मांस के लिए कौन सी है, अंडे के लिए कौन सी है। ठीक है, पोल्ट्री इसके लिए बनी होती है। कुक्कुट पालन के अंतर्गत ये आता है, 90% इसकी हिस्सेदारी है। ठीक है, वैज्ञानिक नाम इसमें आ गया, और इसके वस्तुनिष्ठ इसमें आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसके बाद देखिए हम इसमें पढ़ते हैं फ्रेंड्स, मत्स्य पालन पढ़ते हैं। मत्स्य पालन अर्थात मछली पालन। ठीक है, तो जिस प्रकार मुर्गी पालन है उसी प्रकार मत्स्य पालन भी किया जाता है भारत में। ठीक है, तो इसको समझते हैं। तो मत्स्य पालन का अर्थ है मछली पालन, और मछली को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है फ्रेंड्स। ठीक है, मछली को दो प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है। पहला प्रकार है समुद्र से, या समुद्री, इसको मत्स्यकी कहते हैं, समुद्री मत्स्यकी, और दूसरा हो जाएगा अंतःस्थलीय मत्स्यकी। ठीक है, इनलैंड फिशरीज, अंतःस्थलीय मत्स्यकी, फिशरीज कह सकते हैं, अंतःस्थलीय मत्स्यकी। ठीक है, इनलैंड मतलब भूमि पर। अब देखो कैसे, आपको पता होना चाहिए, समुद्र लवण होता है, या इसको लवणीय भी कह सकते हैं, लवणीय मत्स्यकी, ऐसी मछलियां जो समुद्र में पाई जाती हैं, इसको हम लवणीय भी कह सकते हैं। और इनलैंड भूमि पर, तो देखिए फ्रेंड्स, इनलैंड का अर्थ यहाँ पर नदी, नाले, पोखर जो होते हैं, ताजे पानी के स्रोत हैं ये सब किसके हैं, नदी, नाले, कौन से स्रोत हैं ये, ताजे पानी के, ये वाले, और लवणीय हैं समुद्री। ठीक है, इस प्रकार अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमें मछलियां दो जगह से मिलती है, एक लवणीय जल से और एक ताजे पानी के जल से। ठीक है, ताजे पानी में नदियां आती है, हम नदियों में भी मछलियां पकड़ते हैं और समुद्र में भी पकड़ते हैं। अर्थात ये हो सकता है कि समुद्री मछलियां अलग हैं और ताजे पानी के अलग हैं। ठीक है, समुद्री मछलियों में भी कुछ आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगी और अंतःस्थलीय में होंगी। अब दोनों में क्या अंतर है, इनमें से कौन कौन सी मछलियां हैं? समुद्री मछलियों में जो नाम आता है फ्रेंड्स, वो आता है पॉम्फ्रेट का,
पॉम्फ्रेट इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। मैकर्ल, आप इसको नोट कर लीजिए, मैकर्ल, टूना, ठीक है। झींगा इंपॉर्टेंट है, झींगा, झींगा आपने सुना होगा, झींगा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। और इसके बाद देखिए बॉम्बे डक, बॉम्बे डक, तो ये मछलियां पाई जाती हैं फ्रेंड समुद्र में, ठीक है। ये मछलियां पाई जाती हैं समुद्र में, पॉम्फ्रेट, मैकर्न, टूना, झींगा और बॉम्बे डक, ठीक है। और जो नदी नाले वाले होते हैं, जो ताजे पानी की मछलियां होती हैं, वो हैं रोहू, कॉमन कॉर्प, कटला, ठीक है। रोहू, कॉमन कॉर्प, कटला, सिल्वर कॉप इत्यादि, ठीक है। इनका आप नाम लिख दीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक। और आपने देखी होगी रोहू भोजन में भी प्रयोग किया जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, पॉम्फ्रेट, मैकर्न, टूना, झींगा, बॉम्बे डक, ये समुद्र की लवणीय मछलियां हैं और ये ताजे पानी की मछलियां हैं, ठीक है। दोनों को पाला भी जाता है और इनमें से कई मछलियों को खा भी सकते हैं या खाया भी जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको। अब इनका संवर्धन, ध्यान रखिए, समुद्र में मछलियों को पकड़ा जाता है और मछली पकड़ने के लिए सैटेलाइट का प्रयोग भी करते हैं, ठीक है ना। बड़े स्तर पर ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मछली पकड़ने के लिए सैटेलाइट का प्रयोग करते हैं ताकि ये हमें पता लग पाए कि मछली कहाँ है, ठीक है। अनेक प्रकार के बड़े जाल होते हैं, ठीक, उनको हम पकड़ते हैं। लेकिन कुछ मछलियां ऐसी हैं फ्रेंड्स, जैसे झींगा, कुछ मछलियां ऐसी हैं जो भविष्य के लिए विलुप्त होने वाली है, तो उनका संवर्धन किया जाता है, क्योंकि हमें यहाँ पर पालन करना है। देखिए, हमें मारना ही नहीं है, हमें संवर्धन करना है। कहीं ना कहीं बात संवर्धन की आती है, संवर्धन का अर्थ है पालना, ठीक है। तो समुद्र में मछलियों को पालना, क्लियर हो गया। कुछ मछली तो हमने पकड़ दी और कुछ मछलियां हम पाल रहे हैं, झींगा, झींगा को हम समुद्र में पाल रहे हैं, तो इसी को हम समुद्री मत्स्यिकी कह रहे हैं, ठीक है। समुद्री मत्स्यिकी जो समुद्र में पाली जाती है, ठीक है, समुद्र के अंदर हम इसको पाल रहे हैं। उसी प्रकार कुछ मछलियां हम इनमें मारते हैं, कुछ खाने के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हम अगर पालने की बात करें, इनका संवर्धन करें फ्रेंड्स, संवर्धन करें, संवर्धन भी आर्थिक दृष्टि के लिए ही कर रहे हैं, संवर्धन करें तो उसको हम अंतःस्थलीय कहते हैं। हम क्या करते हैं, एक नदी में या कोई हमने एक बड़े सा नदी का बना दिया, कृत्रिम जैसा बना दिया झील, उसमें हमने मछलियां डाल दी, ठीक है, उसको हम अंतःस्थलीय कह रहे हैं। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, उसमें क्या करते हैं, 4 से 5-6 प्रजाति की मछलियां, 4 से 5, 6 या 7 उससे ज्यादा प्रजाति की मछलियों को चुना जाता है, ठीक है, जिनमें क्या हो, खाने की लड़ाई ना हो। मतलब ऐसा ना हो, जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूं, जैसे मैंने एक बड़ा सा एक्वेरियम जैसा चुना और इसमें 5 से 6 टाइप की मछलियां मैंने इन्हीं में से ले ली, रोहू, कॉमन कार्प, कटला, सिल्वर फिश, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 5 से 6 प्रकार की प्रजाति की मछलियों को हम लेते हैं इसमें, ठीक है, जिसमें ऐसी मछलियां हम लेंगे जिनमें भोजन के लिए क्या ना हो फ्रेंड्स, प्रतिस्पर्धा ना हो, लड़ाई ना हो। ऐसे में मछली पालन नहीं किया जा सकता है, किसी के खाने की पूर्ति नहीं हो पाएगी। जैसे रोहू, कॉमन कॉर्प, कटला ले ली और खाने की अलग अलग जगह हमने रख दिया, किसी का खाना ऊपर रखा, किसी का नीचे, किसी का कहीं पर, तो खाने के लिए सब अलग अलग जगह जाएंगे और उस प्रकार उनकी पूर्ति हो पाएगी जो भी उनका भोजन है, ठीक है। अब इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि हम अंतःस्थलीय मछली को सबल बना पाएंगे, ये मछलियां पाली जा सकती हैं, ठीक है, वरना ये मछलियां धीरे धीरे कम होंगी, ठीक है। तो क्लियर हो गया आपको ये। तो अंतःस्थलीय मछली में क्या होता है, हम या तो नदी में किसी विशेष क्षेत्र में मछली का पालन करते हैं, इनलैंड में इसको आप कह सकते हैं, या कहीं हम भूमि पर इसको पालते हैं, ठीक है। अभी आपको और क्लियर होगा। और समुद्री मछलियां, कुछ मछलियों को छोड़ के समुद्र में पाला जाता है, ठीक है ना। जैसे झींगा, इंपॉर्टेंट डिफरेंस, झींगा एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, झींगा है। और जैसे आपका मुलेट, पर्ल स्पॉट, आप नोट कर लीजिए, मुलेट, पर्ल स्पॉट और आसर, आसर आप याद कर लीजिए, आसर, ठीक है। ऑयस्टर, सॉरी ऑयस्टर, आसर नहीं, ऑयस्टर, ऑयस्टर मछली, ठीक है। ध्यान रखिए फ्रेंड्स, एनसीईआरटी में लिखा है ये मछलियां मोती देती है, कौन सी, ऑयस्टर, ऑयस्टर मछलियां मोती देती हैं। झींगा कवच वाली मछलियां हैं, झींगा मछली कवच वाली मछलियां होती हैं, झींगा कवच वाली मछलियां, ऑयस्टर मोती देने वाली है। ये सब फ्रेंड्स आप ध्यान रखिए, पर्ल स्पॉट, ऑयस्टर, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, एग्जाम में पूछा सकता है फ्रेंड्स आपको ये, ठीक है। पर्ल स्पॉट भी मोती देती है, ऑयस्टर भी देती है। तो ये मछली आर्थिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हम इनको मारना, हमें इन्हें मारना नहीं चाहिए, बल्कि इनका संवर्धन करना चाहिए। तो मछली समुद्र में इनका क्या करते हैं, पालन किया जाता है, ठीक है। बड़े जाल डालकर कहीं पर एक इनके लिए जगह बनाई जाती है, ठीक है, आप कह सकते हैं।
अंतःस्थलीय मछली भी इसी प्रकार है, हम भूमि पर मछली पालन कर रहे हैं और भूमि पर एक एक्वेरियम जैसे बड़े से बना दिए, उसी प्रकार हम मछली पालन करते हैं और आर्थिक दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट ये स्रोत है। ठीक है, ध्यान दीजिए मछली पालन के लिए नीली क्रांति चली थी। ठीक हो गया, मत्स्य पालन से संबंधित नीली क्रांति चली थी। इसके लिए भारत सरकार द्वारा कदम उठाए गए थे कि मछली पालन के लिए हमें अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, विधियां अपनानी चाहिए और अधिक से अधिक मछली पालन करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लिया होगा। एक फैक्ट आपको मैं और लिखाता हूँ, मेरीकल्चर। ठीक है, मेरीकल्चर आप समझ जाइए, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। मेरीकल्चर क्या है, ध्यान रखें फ्रेंड्स, मेरीकल्चर को जल कृषि कहा जाता है। जल कृषि का अर्थ यह है कि जब हम पानी में किसी भी प्रजाति को, जीव जंतु को या किसी को भी हम उसका संवर्धन करते हैं, ठीक है, या उसको पालते हैं, उसको हम जल कृषि कह रहे हैं। पानी के अंदर खेती कर रहे हैं सीधे, उसको हम जल कृषि करते हैं, मेरीकल्चर। तो कहीं ना कहीं एक मेरीकल्चर का उदाहरण भी है, क्योंकि हम पानी के अंदर मछली पाल रहे हैं। ठीक है, तो पानी मछली पालन भी जल कृषि का उदाहरण है। मेरीकल्चर में ऐसी कृषि आएगी जिसके अंतर्गत हम मछली पालन करेंगे इत्यादि, जो भी हाइड्रोपोनिक्स भी आप कह सकते हैं। हाइड्रोपोनिक्स, पानी में पेड़ों को उगाना, हाइड्रोपोनिक्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है आपको हाइड्रोपोनिक्स क्या है। ठीक है, नोट कर लिया आपने ये। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें, मिश्रित खेती तंत्र क्या होता है। ठीक है, तो मिश्रित खेती तंत्र में क्या होता है, जब हम फसल उत्पादन के साथ पशुपालन भी करते हैं। जब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, फसल उत्पादन के साथ पशुपालन को बढ़ावा देते हैं, तो उसे मिश्रित खेती तंत्र कहा जाता है। आपने नोट कर लिया होगा, मिश्रित खेती तंत्र, फसल के साथ पशुपालन। क्यों, देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूं इसका, आपने नोट कर लिया होगा। देखिए, आपको पता होना चाहिए, धान की खेती के साथ मत्स्य पालन किया जाता है। आपकी डिस्प्ले पे चित्र आएगी, आप देखिए यहां पर, धान की खेती के साथ क्या किया जाता है, मत्स्य पालन किया जाता है। कारण इसका क्या है, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में किया जाता है ऐसा। जैसे ये धान के खेत हैं, ठीक है, तो इसके बीचों बीच एक एक्वेरियम जैसे एक नदी नाला बनाया जाता है, उसमें पानी डाला जाता है, कम से कम 1 मीटर पानी नीचे गहराई पानी डाला जाता है। ठीक है, और उसमें मछलियां पाली जाती हैं। ये मछलियां क्या करती हैं, जो खेत में जो अनावश्यक रूप से जीवाणु रहते हैं, ये अनावश्यक जीवाणु होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं, उनको खाती है। ठीक है, जो कि पानी में बह जाते होंगे, वो उनको खाती है। और मत्स्य पालन के साथ साथ आप देखिए, काफी इंटरेस्टिंग है, मत्स्य पालन के साथ साथ खेती भी वहां पर होती है, और मेनली धान के साथ। ठीक है, धान के साथ ही होती है ऐसी, क्योंकि धान में लगने वाले जो भी जीवाणु या खरपतवार जो भी होंगे, उनको मछलियां खाती हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं एक ये मिश्रित खेती तंत्र का उदाहरण है। धान की खेती के साथ जो मत्स्य पालन किया था, पूछा सकता है आपको ये, धान की खेती के साथ जो मत्स्य पालन किया जाता है उसे मिश्रित खेती तंत्र कहा जाता है, आप कह सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मधुमक्खी पालन के अंतर्गत हम मधुमक्खी को पालते हैं और उनसे शहद, मोम और वीनस, ठीक है, ये 3 प्रकार के पदार्थ निकलते हैं। वीनस, ठीक है ना, वीनस, आपने शहद पढ़ा होगा, मोम पढ़ा होगा, ये कहीं कहीं दिया रहता है वीनस। ठीक है, तो ध्यान रखें फ्रेंड्स, शहद, मोम और वीनस तीनों हमारे लिए उपयोगी हैं। ठीक है, मोम भी निकाला जाता है, ठीक है ना, इसकी औषधियां बनती है। ठीक है, मोम की औषधि बनती है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले हम ये समझेंगे कि भारत में मधुमक्खी कौन कौन सी टाइप की है, कौन कौन से प्रकार की है मधुमक्खी। पहले इसका अध्ययन किसमें होता है, तो इसका अध्ययन होता है फ्रेंड्स एपीकल्चर में। एपीकल्चर, एपी नाम क्यों आया ये पता लग जाएगा आपको। एपी, यहाँ पर हमारी एपिस इंडिका मछली है, ये मधुमक्खी, सॉरी, एपिस इंडिका ये मधुमक्खी का नाम दिया गया है वैज्ञानिक। एक ही मधुमक्खी नहीं, 3 है। ठीक है, तो एपीकल्चर के अंतर्गत सबसे पहले ध्यान रखिए, हम मधुमक्खी पालन करते हैं, जिसमें कि मधुमक्खी से हमें शहद, मोम और वीनस दवाई प्राप्त होती है। शहद भी एक दवा के रूप में काम करता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लेंगे, ये एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, तो मधुमक्खी की 3 यहां पर प्रजाति है, मेलिपोना, ट्राइगोना और तीसरा पूछ देगा एपिस। देखिए फ्रेंड्स, ये भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की 3 प्रजातियां हैं। एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है। भारत में पाई जाने वाली मधुमक्खी की 3 प्रजाति कौन कौन है, मेलिपोना, ट्राइगोना, एपिस। इस एपिस से नाम एपीकल्चर आया है, चूंकि हम एपीकल्चर के अंतर्गत एपिस मधुमक्खी को पालते हैं और एपिस मधुमक्खी को भारतीय मधुमक्खी भी कहा जाता है। एपिस मधुमक्खी को भारतीय मधुमक्खी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको।
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको खैरा मधुमक्खी भी कहते हैं, दूसरा नाम इसका खैरा मधुमक्खी, ठीक है। खैरा मधुमक्खी, भारतीय मधुमक्खी, एपिस एक ही बात है, एपिस इंडिका हो जाएगा। ये मेलिपोना, ट्राइगोना, ये 3 टाइप है, ठीक है। शहद हमें क्या क्या मिल रहा मधुमक्खी से, शहद, मोम और विविनस, ठीक है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ध्यान रखिए, मधुमक्खियां फूलों से मकरंद इकट्ठा करती हैं। मकरंद क्यों इकट्ठा करती हैं वो, क्योंकि मकरंद क्या होता है, जैसे गूदा हम कह सकते हैं, जैसे हम पपीते के अंदर गूदा होता है उसी प्रकार होता है फूल में गूदा, काफी बारीक होते हैं, कण में दिखेंगे। तो मकरंद क्या होता है, शहद के साथ ये उनको रखते हैं, ठीक है। मकरंद ये शहद में मिला देते हैं, क्योंकि मकरंद ये फूलों से उठा के और अपने छत्ते में ये रखते हैं, क्योंकि मकरंद बार बार नहीं मिलता फूलों से, कुछ समय के लिए रहता है। तो मधुमक्खियों के लिए मकरंद आवश्यक है, ठीक है। और जिन पौधों से मकरंद मिलता है उनको बी फ्लोरा कहते हैं, बी फ्लोरा। जिन पौधों से मकरंद मिलता है उन्हें बी फ्लोरा कहा जाता है, याद रख लीजिए। उनको क्या कहते हैं फ्रेंड्स, बी फ्लोरा कहते हैं। और इसी बी फ्लोरा से बाद में बी वीनस दवाई बनी है। तो देखिए, हमें शहद मिलता है, फिर मोम निकलता है, ठीक है, मोम से दवाइयां बनती है। बी वीनस से गठिया के उपचार के लिए, ध्यान रखिए, गठिया के उपचार के लिए बी टिंचर नाम की दवाई बनती है, ठीक है। बी टिंचर नाम की होम्योपैथिक दवाई है ये, बी टिंचर नाम की होम्योपैथिक दवाई मिलती है गठिया के लिए। जो गठिया, जो शरीर पर गांठें बनती है, ठीक है, गठिया के लिए होम्योपैथी है, घरेलू आप कह सकते हैं, होम्योपैथी दवाई है। क्लियर हो गया, एलोपैथी नहीं है, होम्योपैथी है। तो ये आपने इसमें याद रखना है मधुमक्खी पालन में। 2-4 फैक्ट और लिख लीजिए। ध्यान रखिए, जो बारूदी सुरंगें होती हैं, बारूदी सुरंग, जहां पर बारूद भरा होता है या जहां पर कोई ऐसी गतिविधि होती है जहां पर पता लगाना है, तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, बारूदी सुरंग में या बारूदी सुरंग का पता करने के लिए मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। मधुमक्खी को बारूद, जो सुरंग में जहां बारूद होगा, मधुमक्खी को पता लग जाता है कि यहां पर क्या है फ्रेंड्स, बारूद है। तो इनका प्रयोग बारूदी सुरंग की पहचान के लिए भी किया जाता है, इंपॉर्टेंट है। दूसरा, मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो कि लाल चींटी में भी होता है, ठीक है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है, जो कि लाल चींटी में भी पाया जाता है। आगे हम इसके वस्तुनिष्ठ में जब हम करेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, मधुमक्खी के जो छत्ते होते हैं उनमें 3 तरह की मधुमक्खियां होती हैं, ठीक है। मधुमक्खी के छत्तों में 3 प्रकार की मधुमक्खियां पाई जाती हैं। 3 प्रकार की मधुमक्खियां होती हैं फ्रेंड्स। एक होती है नर मधुमक्खी, एक श्रमिक होती है फ्रेंड्स, और एक रानी होती है। इंपॉर्टेंट याद रखो आप, रानी केवल एक ही होती है, ठीक है। नर मधुमक्खी, श्रमिक और रानी मधुमक्खी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये आपके लिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू ये पूछा सकता है, ठीक है। नर मधुमक्खी, श्रमिक और रानी एग्जाम में आ सकता है फ्रेंड्स ये, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, नर और श्रमिक रानी, नर श्रमिक और रानी मधुमक्खियां इंपॉर्टेंट है, 3 टाइप की होती है, ठीक है। मधुमक्खी पालन के लिए आपने देखा होगा, मधुमक्खी फॉर्म होते हैं बड़े बड़े, या मधुवाटिकाएं होती हैं, मधुवाटिका मधुमक्खी फॉर्म होता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। एक फैक्ट लिख दीजिए, 1 किलोग्राम शहद से 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ये फैक्ट भी आप लिख लीजिए, ठीक है। भारत में एक इटली मक्खी भी है, इटली मक्खी या मधुमक्खी कह सकते हैं आप इसको, इटली मधुमक्खी से सबसे ज्यादा शहद प्राप्त होता है और ये डंक नहीं मारती है। माना जाता है कि इटली मधुमक्खी शांत होती है, नॉर्मली मधुमक्खियां अशांत होती है, वो डंक मार सकती है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए इटली मक्खी, और ये इनके बारे में आप नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हमारे पास एनसीईआरटी में केवल इन्हीं के बारे में दिया था सिलेबस में, ठीक है। इसके बाद लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं फ्रेंड्स, जैविक खेती, ठीक है। जैविक खेती क्या है, तो लास्ट टॉपिक इसका है जैविक खेती संबंधित कुछ प्रश्न बताऊंगा मैं आपको। जैविक खेती, तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, ऐसी खेती, मैं जैव शब्द बता चुका हूं, ऐसी खेती जिसमें जैव खादों का प्रयोग किया जाता है, जैव खादों का प्रयोग किया जाता है। यह सीधे सीधे कहने का मतलब है कि केमिकल का प्रयोग नहीं होता है, चाहे हम खाद के रूप में केमिकल दें, चाहे उर्वरक के रूप में है, केमिकल इसमें नहीं देंगे। जैसे हम केमिकल के रूप में क्या क्या दे रहे हैं, जैसे डाई अमोनियम फॉस्फेट दे रहे हैं, केमिकल में पोटास दे रहे हैं, यूरिया दे रहे हैं, इनका प्रयोग ना के बराबर होगा, बल्कि इसमें हरी खाद दी जाएगी, इसमें कंपोस्ट दिया जाएगा, ठीक है, ये चीजें दी जाएंगी, ठीक है ना। तो हरी खाद, कंपोस्ट इत्यादि जैविक पदार्थों से जो खेती की जाती है उसको जैविक खेती कहते हैं। ये पूर्णतः शुद्ध होती है, साफ होती है, ठीक है। केमिकल 0% होता है या बिल्कुल कम होता है, अगर होता भी आवश्यक तो बिल्कुल कम होता है, क्योंकि केमिकल फ्रेंड इसलिए भी जरूरी है ताकि उनमें पोषक तत्वों की कमी ना हो, ठीक है। लेकिन हमारे पास उनकी पूर्ति के लिए
मैंने आपको बताया था जैव उर्वरक रखे हैं, जैव उर्वरक जो कि नीली हरित शैवाल, ठीक है, और हमारे पास एजोला है, ठीक है, एजोला है, नीली हरित शैवाल है, एजोडोबैक्टर इत्यादि, इनका प्रयोग करके हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जैविक खेती का फायदा अभी तक हमें मिला है, ठीक है। तो भारत विश्व का पहला देश है जो जैविक देश है, और भारत के अंतर्गत सिक्किम, ध्यान रखिए, सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है, सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य है। लेकिन एक फैक्ट मैं आपको बताता हूं यहां पर कि जैविक एक्ट पास करने वाला, जैविक एक्ट 2019 पास करने वाला भारत का पहला राज्य है फ्रेंड्स उत्तराखंड, ठीक है, ध्यान रखिए, उत्तराखंड है जैविक एक्ट, जबकि लागू किसने किया पहले, सिक्किम ने। लेकिन सिक्किम ने एक एक्ट के अंतर्गत, जैविक एक्ट 2014 के अंतर्गत इसको लागू किया। इसलिए अगर केवल एक्ट आएगा कि किस एक्ट, सबसे पहले अगर प्रश्न बनेगा कि जैविक एक्ट 2019 कहां लागू हुआ, 19 आएगा तो उत्तराखंड में है क्योंकि 19 पर लागू हुआ। लेकिन अगर आएगा कि जैविक एक्ट 2014 कब लागू हुआ, कहां लागू हुआ, 14 वाला तो सिक्किम में हुआ। और इसी एक्ट के मद्देनजर सिक्किम भारत का पहला जैविक राज्य बना है इसके अंतर्गत। लेकिन अगर एक्ट की बात करें, केवल एक्ट की, भरे उत्तराखंड बाद में बना है, लेकिन अगर बोले कि जैविक एक्ट 2019 सबसे पहले किस राज्य में बना, तो ये उत्तराखंड आएगा, ठीक है, ध्यान रखिए, उत्तराखंड आएगा। फिर और जैविक राज्य बोलेंगे तो सिक्किम आएगा। क्लियर हो गया। तो सिक्किम राज्य है, जबकि एक्ट यहाँ का पुराना है, ठीक है। अब यहाँ का एक्ट बल्कि नया है उत्तराखंड का, लेकिन अभी जैविक राज्य इसके बाद बना होगा, ठीक है। क्लियर हो गया, इंपॉर्टेंट है, उत्तराखंड भी जैविक राज्य है। क्लियर है आपको, ये उत्तराखंड भी जैविक राज्य बाद में बन गया है। तो यहाँ पर जैविक खाद्यों का पूर्णतः यहाँ पर प्रयोग किया जाता है, बल्कि केमिकल का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाता। इसको हम कार्बनिक खेती भी कहते हैं, ठीक है, कार्बनिक खेती भी इसको कह रहे हैं, कार्बनिक खेती। तो फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। जैविक खेती के अंतर्गत इन्हीं को देखिए, जैविक खेती के अंतर्गत खादों का अधिक से अधिक प्रयोग किया जाता है, हरी खादों का प्रयोग करना चाहिए भी कहते हैं। अब इसमें आपको एक चीज आपको ध्यान रखनी है, सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली, ठीक है, ये जैविक खाद्य पदार्थ से संबंधित है। इसको पीजीएस कहते हैं। पीजीएस का मतलब है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, ठीक है। पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम क्या होता है, ये भारत सरकार, ये स्थानीय समूह द्वारा, ठीक है, इस स्थानीय समूह द्वारा जो जैविक उत्पाद होते हैं, जैविक उत्पाद की गारंटी देने वाली एक प्रणाली है, ठीक है। मतलब ये उत्पाद जैविक है, ये उत्पाद जैविक है या नहीं है, ठीक है, ये उसकी क्या करती है फ्रेंड्स, एक गारंटी देती है, ठीक है, पीजीएस, ठीक है। तो अब आपको मैं इसमें बता दूं एक चीज कि ये प्रणाली अपनाने वाला भारत दूसरा देश है। भारत कौन सा देश है फ्रेंड्स, दूसरा देश है, ठीक है। भारत ने सहभागिता प्रतिभूति प्रणाली जो है ये 2006 से लागू की थी, ठीक है। भारत ने पीजीएस ऑर्गेनिक इंडिया, ठीक है, पीजीएस ऑर्गेनिक इंडिया 2006 में लागू की। इंपॉर्टेंट है ऑर्गेनिक खेती के संबंध में पीजीएस। मतलब यह है कि जैसे आप देखते होंगे जो पर्यावरण के दृष्टि से जो अनुकूल जो होते हैं उनका मार्क लगा होता है, जैसे हॉल मार्क, एग मार्क इत्यादि मार्क होते हैं जो शुद्धता को दिखाते हैं। उसी प्रकार आप ये समझ जाइए कि ये पीजीएस खाद्य पदार्थ जो जैविक खाद्य हैं उनकी शुद्धता को दिखा रहा है। क्लियर हो गया आपको, ठीक है। और ये प्रणाली उसी पर आधारित है, ठीक है। तो भारत ने पीजीएस ऑर्गेनिक इंडिया 2006 में परिषद बनाई थी एक, ठीक है। उसके बाद एक डिसीजन लिया गया कि जो भी खाद्य पदार्थ हैं, जो भी जैविक पदार्थ हैं, जो भी जैविक खाद्य पदार्थ हैं, उन पर क्या लिखा होना चाहिए फ्रेंड्स, जैविक भारत, ठीक है, जैविक भारत लिखा होना चाहिए। 2018 से ये लागू किया गया, ठीक है, पीजीएस के अंतर्गत कि जैविक भारत जो भी उसमें पदार्थ हो, स्थानीय जो भी जैसे स्थानीय उत्पाद बने हों या कोई भी हमारे पास खाद्य पदार्थ हो, अगर वो जैविक है तो उसके बाहर पर उसके बाहर क्या लिखा होना चाहिए, जैविक भारत लिखा होना चाहिए, ठीक है। और ये अंतर्गत आता है पीजीएस के, जो कि पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम जिसका फुल फॉर्म है, ठीक है। स्थानीय जो समुदाय है, स्थानीय सरकार है, ये उसको लागू कराती है, ठीक है। तो जैविक खेती के अंतर्गत ये इंपॉर्टेंट वैसे टॉपिक बन सकता है अगर पूछ देगा कि पीजीएस क्या है, ये इसकी फुल फॉर्म क्या है। पीजीएस की फुल फॉर्म है पार्टिसिपेटरी गारंटी सिस्टम, 2006 में लागू हुआ। ब्राजील ने अपनाया था सबसे पहले, उसके बाद भारत दूसरा देश बना है इसको लागू करने वाला, ठीक है। इसका अपना एक सिंबल भी है, ठीक है, सिंबल भी इसका है, आपको डिस्प्ले पे दिखेगा। इसका एक प्रतीक चिन्ह भी है, हर किसी का एक प्रतीक चिन्ह होता है, तो इसका भी एक फ्रेंड्स क्या है,
प्रतीक चिन्ह है, ठीक है ना। तो ये इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स एग्जाम की दृष्टि से पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। जैविक खेती के अंतर्गत ये पीजीएस प्रणाली आ सकती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, सरकार द्वारा ये प्रणाली अपनाई गई है, ठीक है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। इसकी अगली वीडियो में हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। थैंक यू।